हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ें, थोड़ा सा पहले हम ये समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है या फलन क्या होता है। 11वीं क्लास में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं। अगर फिर भी किसी को फंक्शंस नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आसान भाषा के लिए हम क्या समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं। ठीक है, सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। एक हमारे पास सेट ए है और दूसरा क्या है? सेट बी। ठीक है, सेट ए को हम मान लेते हैं कि डोमेन है। ठीक है, और सेट बी क्या है? कोडोमेन है। ठीक है, जिसे हम आसान भाषा में कहना चाहें, ये कह सकते हैं कि भाई सेट ए हमारा कोई पर्टिकुलर क्लास है और सेट बी क्या है या फंक्शन बी क्या है, वो उसका सेक्शन है। ठीक है, अब मान लीजिए सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, और सेट बी में हमारे पास है ए बी सी। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अब हर एलिमेंट की या हर अवयव की एक इमेज बनती है। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको मैपिंग करवा दिया, ए को 1 के साथ करवाया, 2 को बी के साथ करवाया, 3 को सी के साथ करवा दिया, तो हमने सबकी मैपिंग करवा दी, सबकी इमेज बन गई। ऐसे फंक्शंस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा? 1-1 फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शंस बोलते हैं। सेकंड केस अज्यूम कर लो कि मान लो एक फंक्शन क्या है, हमारे पास ए है, बी है और एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, और बी में है ए बी और सी। ए बी को हमने ए को 1 को ए से करवा दिया, 2 को बी से करवा दिया, 3 को भी बी से करवा दिया, 4 को भी सी से करवा दिया। अब यहाँ पे समझना क्या है कि जो हमारा डोमेन ए है, डोमेन ए ही हमारा मेन है। अगर डोमेन ए के सारे एलिमेंट्स बी के साथ इमेज बना पा रहे हैं तभी हम उसे फंक्शन कहेंगे। अगर इमेज नहीं बनाते हैं तो ऐसे केस में फंक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, हमारे पास एक सेट है ए बी, इसके एलिमेंट्स सेट ए में हमारे पास 1 2 3 है और सेट बी में ए बी एंड सी। अब हम देख रहे हैं कि 1 की इमेज ए पे बन रही है, 2 की इमेज बी पे बन रही है और 2 की इमेज सी पे बन रही है। इस केस में 3 की इमेज नहीं बन रही है तो हम इसे फंक्शन नहीं कहेंगे। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास कि हमारे पास एक सेट ए हो बी हो, एलिमेंट्स की मैपिंग हमने करवा दी, यहाँ पे डी वैकेंट है, डी की मैपिंग नहीं करवाई, लेकिन डी कहाँ है बेटा? बी में है, मतलब कोडोमेन में है, तो ये फंक्शन फिर भी माना जाएगा। मतलब कि डोमेन का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे एलिमेंट्स की इमेज बी पे बननी चाहिए। ये फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अगर इस डेफिनेशन के बेसिस पे कोई अगर हम फंक्शंस को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं फंक्शंस बेटा दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। एक होते हैं 1-on-1, दूसरा होते हैं on-2। ठीक है, 1-on-1 क्या होता है? जैसे ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ इमेज बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जो पहला एग्जांपल हमने कंसीडर किया, इसे क्या कहना है? 1-1 फंक्शन कंसीडर मानेंगे। ठीक है, 1-on-1 में का ही एक पार्ट होता है मेनी वन। क्या होता है? मेनी वन। मेनी वन का मतलब क्या है कि मेनी कहाँ है? ए में है, 1 कहाँ है? बी में है। इसका मतलब कि बी के मेनी, मतलब जैसे आप सेकंड एग्जांपल को देखिए, 2 और 3 दोनों की इमेज कहाँ पे जाके बन रही है? बी पे बन रही है। तो मतलब दो एलिमेंट्स ये मेनी जाकर के एक पे इमेज बना देती है, मेनी वन की कंडीशन है। ये दोनों बाय नेचर इंजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब सेकंड फंक्शन होता है ऑन-टू। ऑन-टू में आप समझ लीजिए, पहले एक चीज होती है कोडोमेन। कोडोमेन के बारे में मैंने पहले ही बताया। कोडोमेन हम किसे कहते हैं? सेट बी को। तो सेट बी को हमने क्या माना? कोडोमेन। ठीक है, और एक होता है रेंज। रेंज को हम क्या कहते हैं? परास। क्या कहते हैं? परास। डोमेन को आप ये कह सकते हो प्रभाव क्षेत्र। क्या कह सकते हैं? प्रभाव क्षेत्र। अब रेंज क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये बी के हमारे एलिमेंट्स है ना, यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो गई, मतलब सारे एलिमेंट्स की इमेज बनी है, तो हम ये कहेंगे कि भाई इसकी रेंज 3 है। समझ पा रहे हो आप? लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे आप देखो डी की नहीं हो पाई है,
इस केस में डी की नहीं हुई है ना, तो डी जो है बी के कोडोमेन में तो आएगा लेकिन रेंज में नहीं आएगा। रेंज में हम बस उतने ही एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं जितने एलिमेंट्स की मैपिंग हुई है, ठीक है। तो जो ऑन टू होता है वो बाय नेचर सब्जेक्टिव होता है। बात समझ में आ गई आपको? तो अब हमको क्या करना है, हम ये समझ गए कि फंक्शंस क्या होते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि इनवर्स क्या होता है, ठीक है। इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स को समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि ऐसे फंक्शंस जो बाइजेक्टिव हो। कैसे हो? बाइजेक्टिव मतलब इनके अंदर दोनों का नेचर हो। किसका किसका? सब्जेक्टिव का प्लस इंजेक्टिव का, मतलब इनके अंदर ये वन ऑन वन भी होने चाहिए और ये ऑन टू भी होने चाहिए। अगर ऐसे फंक्शंस होते हैं तो हम सिर्फ वो इन्वर्टिबल होंगे। क्या होंगे? इन्वर्टिबल होंगे। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि हम ऐसे ही फंक्शंस का इनवर्स निकाल सकते हैं, मतलब हम हर फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। बहुत क्लियर सी बात। जैसे आप ये समझिए कि हम जब ट्राइगोनोमेट्री की बात करते हैं तो ट्राइगोनोमेट्री के जो रेशियोज हैं मेनली 6 रेशियोज हम कंसीडर करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ तक आपको समझ आया? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं साइन का, कि क्या साइन का जो फंक्शन है, ठीक है, हर फंक्शन जो है आपका ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। एक एग्जांपल समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं साइन का। साइन के बारे में आपने एक चीज पढ़ी होगी बेटा कि साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1 होती है। और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? +1 होती है। मतलब साइन की जो रेंज है, जो परास है, ठीक है, वो क्या होती है? -1 से लेकर के +1 तक होती है। अब मैं एक सेट ले लेता हूं A एंड B। यहाँ पे मैंने -π से +π के बीच में जो भी मुझे संभावित लगे उनको मैंने लिया, जो मेन फंक्शंस हैं, जैसे -π, -π/2, 0, π/2 एंड π। वैल्यू कितनी है साइन की? मिनिमम -1 से लेकर के +1 तक। अब आप देखो बेटा कि यहाँ जो हमारा माइनस का पाई है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 0, ठीक है। -π/2 की वैल्यू -1, 0 की वैल्यू 0, π/2 की वैल्यू 1, पाई की वैल्यू फिर 0। तो 0 पर जो है एक के 3 एलिमेंट्स आकर के इमेज बना रहे हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये 1 on 1 तो नहीं है ना, ये क्या है? ये मेनी वन है। क्या है? मेनी वन। अब चूंकि 1 on 1 नहीं है तो एक सिंपल सा इसका मतलब है कि साइन का इनवर्स नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? साइन का इनवर्स नहीं बनेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि सर जब साइन का इनवर्स बनेगा नहीं तो इस चैप्टर में इसको रखा क्यों गया? ये भी एक सवाल आता है कि भाई जब साइन का इनवर्स बन ही नहीं रहा है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? फिर बेवजह पढ़ रहे हैं, खाली सवाल लगाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो चीजें अगर डायरेक्ट वे में नहीं होती हैं तो हम उन वैल्यू को देखते हैं जहां पर ये बाइजेक्टिव बन सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि जो साइन की रेंज होती है वो कहाँ से होती है? -1 से लेकर के +1 तक होती है। हमने साइन x को y कंसीडर किया और फिर हमने साइन की का ग्राफ बनाया, ठीक है। ये -362 +360 का हमने ग्राफ बना दिया। ये साइन की वैल्यूज है। हम ये देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू -90, ठीक है। ये हमारा जो पोर्शन होगा वो नेगेटिव होता है, ये आप जानते हो, माइनस का होता है। और ये पोर्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस का होता है। तो ये साइन यहाँ से लेकर के मतलब साइन -90 टू साइन 90, इतनी जो वैल्यू होती है बेटा, ठीक है, साइन -90 टू साइन 90, मतलब अगर हम खाली ये 3 वैल्यू ले लें तो एक वैल्यू -1 हो जाएगी, एक वैल्यू 0 हो जाएगी, एक वैल्यू 1 हो जाएगी। ये 1 on 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा? बाइजेक्टिव बन जाएगा। तो साइन कुछ का जब हम ग्राफ हमें बनाना होगा तो ग्राफ में हम सिर्फ इतनी वैल्यू को बेटा कंसीडर करेंगे, सिर्फ इतनी वैल्यू को।
ठीक है। तो साइन और ये जो वैल्यू आती है -92 + 90, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य मान। क्या कहते हैं? मुख्य मान। और जहां तक उसकी रेंज होती है, जैसे -1 to +1, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? रेंज। इन द सिमिलर वे हम कॉस का भी बना लेते हैं। हमने कॉस का बना लिया, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू कहां पर आ रही है? 0 से लेकर के, ठीक है, पाई तक, मतलब यहां तक। ये जो है ना, यहाँ पर ये बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। फिर tan का जो बाइजेक्टिव होने का है, वो आप इसका ग्राफ सिलेबस का एक पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि आप प्रिंसिपल, अच्छा कोई पूछे कि cos की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे? 0 to पाई। रेंज क्या होगा? -1 to +1। इसी तरह हम tan का देख लेंगे। tan की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? -π/2 to π/2, ठीक है। और tan की अगर हम वैल्यू देखें तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? tan 0 की वैल्यू 1। tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो tan 90 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है।